नमस्कार। पल्स ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पश्चिम बंगाल में असेंबली इलेक्शंस के पहले और सबसे ज़रूरी फेज के लिए वोटिंग कल सुबह 7 बजे शुरू हो चुकी थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि 80% तक वोटिंग हुई है। इस फेज में तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख करोड़ वोटर 1492 कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला करेंगे। वोटिंग सुबह 7 बजे से 16 जिले की 294 में से 152 असेंबली सीट्स पर हो रही है, जिनमें से 8 जिले नॉर्थ बंगाल के हैं और 8 साउथ बंगाल के। इसे हम कतई कांटे की टक्कर नहीं कहेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये इलेक्शन एक तरफा है, मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार का। फेयर इलेक्शन तो तृणमूल कांग्रेस और अन्य ऑपोजिशन पार्टीज लड़ रहे हैं। क्या आपने कभी देखा है किसी फुटबॉल रेफरी को जो खुद ही अपनी पसंदीदा और चुनिंदा टीम की जर्सी पहनकर गोल मारने लगे? वेस्ट बंगाल में आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन बंगाल की गलियों में लोग पूछ रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन है या बीजेपी के आईटी सेल का एक्सटेंडेड वर्जन। और दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ऐसे रूल्स ला रहे हैं जैसे किसी राज्य में इलेक्शन नहीं बल्कि कर्फ्यू लग गया हो। आज बात होगी 91 लाख गायब वोटर्स की, 27 लाख वोटर्स जिसका रिव्यू अभी भी किया जा रहा है, मणिपुर से छीनी गई आर्मी की, बीजेपी की राजनीति और लोकतंत्र की सरेआम हत्या के नंगे नाच की, जो पावर के लिए किसी भी हद को पार कर रही है। ये है टंकापति के फटे हुए डोल का बेसुरा डंका और उनके कुछ हसीन कारनामे। ज्ञानेश कुमार का बर्ताव देखकर एक नेत्रहीन इंसान भी कह सकता है कि वो किसकी तरफ बैटिंग कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, मतलब स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में काम करती है, जो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस इंश्योर करती है। लोगों के लिए इसका प्राइमरी रोल वोटर रोल्स तैयार करना, एपिक कार्ड्स देना, पोलिंग लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करना, वोटर्स को एजुकेट करना है, और जो बेसिकली नागरिकों के वोटिंग राइट्स की इंटीग्रिटी, अखंडता की गारंटी देता है। लेकिन ज्ञानेश कुमार तो अमित शाह के बाद खुद ही को अगला सुपर मिनिस्टर समझ बैठे हैं। इसके दो सबूत तो आपको पता ही है। याद है गेट आउट वाला इंसिडेंट? टीएमसी के डेलीगेशन, जिसमें डेरेक ओब्रायन जैसे वेटरन नेता हैं, जब ज्ञानेश कुमार से मिलने गए तो क्या हुआ था? रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 7 मिनट के अंदर ज्ञानेश कुमार ने उन्हें गेट आउट कहकर बाहर निकाल दिया। सोचिए, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का हेड है, एक नेशनल पार्टी के लीडर्स को ऐसे भगा रहा है जैसे मकान मालिक किराया ना मिलने पर किरायादार से मकान का किराया मांग रहा हो। फिर आईएएस टर्मिनेशन, निलंबन। हद तो तब हो गई जब आईएएस ऑफिसर अनुराग यादव ने सिस्टम पर सवाल उठाए। कहा गया कि प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस, मतलब पेशेवर अक्षमता, असहमति और गर्मागर्मी बहस की वजह से ज्ञानेश कुमार ने उन्हें अपने पद से निकाल दिया। उन्होंने इनडायरेक्टली ये लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है, या तो मेरी सुनो या तो बीजेपी की, वरना गेट आउट। बंगाल में फेज 1 का इलेक्शन 23 अप्रैल और फेज 2 का 29 को है, लेकिन वोटिंग से पहले ही बंगाल को एक वॉर जोन, युद्ध मैदान में बदल दिया गया है। इलेक्शन के ठीक 2 दिन पहले ज्ञानेश कुमार ने डिक्टेटर स्टाइल रूल्स इंप्लीमेंट किया है। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले ऐसे रूल्स लाए गए हैं कि शायद अगला ऑर्डर, सांस लेने से पहले परमिशन लो, कभी भी ज्ञानेश कुमार दे सकते हैं। आइए देखते हैं ज्ञानेश कुमार की शानदार पाबंदियां क्या है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइक्स पर पूरी तरह से बैन है, कार वालों पे नहीं है। मानो गुप्ता जी को लगता है कि सारी वोटर इंटिमिडेशन, मतलब वोटर्स को डराना या धमकाना, सिर्फ 2 पहिए टू व्हीलर पर ही सवार होकर आने वाली है। ये लिबर्टी 4 व्हीलर गाड़ियों के लिए फ्री है। दिन में बाइक तो चला सकते हो, लेकिन अकेले। पिलियन राइडिंग पर बैन है, मतलब अगर बीवी को पोलिंग बूथ ले जाना है तो शायद उन्हें पीछे अपने पैरों से दौड़ाना पड़ेगा, या फिर लोकल पुलिस स्टेशन के चक्कर काटकर परमिशन की भीख मांगनी पड़ेगी। मेडिकल इमरजेंसी हो या बच्चों को स्कूल जाना हो, पहले थाने जाओ, अर्जी लगाओ और लिखित परमिशन लाओ, क्योंकि दुर्भाग्य और दुर्घटना हमेशा 24 घंटे पहले आम जनता को नोटिस देकर आते हैं, ऐसा गुप्ता जी का मानना है ना गुप्ता जी? ये सारा सिक्योरिटी का ड्रामा सिर्फ उन 152 सीट्स के लिए है जहां पहले फेज में बीजेपी की असली चुनौती है। केंद्रीय चुनाव आयोग, मतलब केचुआ, कहते हैं ये पीसफुल एनवायरनमेंट बनाने के लिए है, लेकिन देखने वालों को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गुप्ता जी का ये ड्रामा बीजेपी को बंगाल की सत्ता में लाने के लिए ही किया जा रहा है। डेमोक्रेसी का इतना सुरक्षित सर्कस क्या पहले आपने कभी देखा है? इमरजेंसी के लिए भी पहले परमिशन लेनी होगी,
सोचिए अगर किसी की तबीयत खराब हो, कोई मर रहा हो, अस्पताल पहुंचना बेहद जरूरी हो, तो क्या वो पहले इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाकर गुप्ता जी की परमिशन का रिक्वेस्ट फॉर्म भरेगा? ये रूल्स सिक्योरिटी के लिए नहीं है, बल्कि बंगाल के वोटरों को डराने और घर में बिठाने के लिए है कि लोग वोट देने ही ना आए। अब आते हैं पाखंडियों के पाखंड पर। मणिपुर पिछले कितने समय से जल रहा है, वहां हमारी आर्मी की सख्त जरूरत है, लेकिन गुजराती जोड़ी ने क्या किया? रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिपुर से आर्मी और सेंट्रल फोर्सेस को विड्रॉ करके वापस खींच के बंगाल की सड़कों पर उतार दिया। हजारों की तादाद में जवानों को बंगाल में लाया गया है। सवाल ये है कि जहां असली हिंसा हो रही है वहां पर फोर्स नहीं है, लेकिन जहां सिर्फ चुनाव है, वोटिंग होनी है, सत्ता में आना है, वहां हर मोड़ पर जवान खड़ा कर दिया गया है। क्या बीजेपी सरकार के लिए मणिपुर के लोगों की जान से ज्यादा बंगाल की कुर्सी प्यारी है? जिस आर्मी को मणिपुर में तैनात होना चाहिए था, उसी आर्मी को मोदी सरकार ने बंगाल में एक पॉलिटिकल वॉच डॉग बनाकर रख दिया। मोदी जी और उनकी सरकार अपनी हर रैली में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को सपोर्ट नहीं करने में कांग्रेस और टीएमसी को जिम्मेदार बता रही है। लेकिन ये तो जग जाहिर है कि ये बिल तो 2023 में ही यूनानिमस सपोर्ट के साथ ही पास हो गया था। लेकिन वजह कुछ और है। असली वजह तो डिलिमिटेशन परिसीमन बिल है जो पास नहीं हो सका, और इसी हार के कारण बीजेपी सरकार को जुलाब डायरिया हो गया है, और इसी वजह से ये सरकार बौखलाई हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा जोक सुनिए। मोदी जी देश को ये बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो और उनकी सरकार नारी का कितना सम्मान करते हैं, और यही नारी का नारा बनाकर बंगाल इलेक्शंस में उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये मोदी की बीजेपी सरकार नारी का कितना सम्मान करते हैं। કે અહીંયા બીજેપી વાળા આવેલા હતા પ્રચાર કરવા માટે, જ્યારે આ એરિયામાં અસંધારો લાગુ પડે છે, બીજેપી વાળાએ અમને કોઈ સપોર્ટ કર્યો નથી, એટલે અમે બીજેપી વાળાને અહીંયા પ્રચાર નહોતા કરવા દેવાના, એટલે અમે વિરોધ કર્યો, કોઈ સોસાયટીમાં જવા નથી દીધા। પછી લાસ્ટ સોસાયટીમાં એના ઉમેદવારના જે હતા અંદર અંદર એ લોકોએ કીધું અહીંયા મારું ઘર છે, મારા ઘરમાં તમે લોકો નહીં રોકી શકો। અમે કીધું પ્રચાર અમે નહીં કરવા દઈએ। એ લોકોએ અમારી સાથે મારામારી કરી, ઝપાઝપી કરી, કોઈના કપડા ફાડી નાખ્યા, અને એ લોકો એમ કહેવા લાગ્યા કે અમે ગાર્ડન ગ્રુપમાંથી આવેલા છે, તમે અમારું કશું બગાડી નહીં શકો, એક વખત અમારી સત્તા આવવા દો, પછી તમે લોકો જોઈ લેજો। બધી લેડીઝને બહાર કાઢીને અમે લોકો મારીશું ને અપશબ્દ અમે લોકોને ગમે તેમ એ લોકો બોલવા લાગ્યા છે। કોઈના કપડા ફાડ્યા, કોઈના હાથ પકડીને મચકોડી નાખ્યા, કોઈને નખ માર્યા, બહુ ઈજાઓ ઘણાને કહી દી છે લેડીઝોને। અમે કીધું કે રાજન યુનિકામાં તમારો વાંક નથી, તો ચલો હનુમાન ચાલીસા આપણે ત્યાં બેસીને બધા કરીએ, તમારા બીજેપી વાળા અપક્ષ વાળા બધા। પણ એ લોકો કોઈ આવ્યું નહીં, બધાએ ના પાડી દીધી, सीधा જતા રહ્યા ડાયરેક્ટલી। કેમ? એ લોકોનો વાંક છે એટલે એ લોકો નહીં આવ્યા। અત્યારથી જ એ લોકો આવી દાદાગીરી ગાર્ડન ग्रुप માટે કરે છે, તો આગળ જતા એ લોકો जनता માટે શું सेफ છે? नहीं। तो देखा आपने मोदी जी और उनकी पार्टी का असली नारी सम्मान। ये वीडियो गुजरात सूरत के अडाजन एरिया का है। यह महिला गुजराती में बोल रही है कि बीजेपी पार्टी वर्कर्स ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की, गाली गलौज की, किसी महिला का हाथ मरोड़ा तो किसी को नाखून मारे गए, कपड़े फाड़ दिए, और उन्हें कहा कि वो गार्डन ग्रुप से आए हैं और कोई भी उनका कुछ तोड़ नहीं पाएगा, और चेतावनी दी कि एक बार अगर बीजेपी सत्ता सूरत में फिर से आ जाती है तो वो सोसाइटी की हर महिलाओं को घर से बाहर निकालकर मारेंगे। ये परसों का ही वीडियो है। तो ये है मोदी सरकार की असली नारी सशक्ति का सम्मान। उनको लगता है कि जनता अंधी है। बंगाल में अपने पपेट एजेंसीज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और अब तो आर्मी से भी एक अकेली नारी, एक अकेली महिला बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को हर तरफ से ब्लॉक किया जा रहा है। एक अकेली महिला को डर दिखाना, उन्हें हरेस करना, क्या यही है मोदी जी का महिला का सम्मान? एक अकेला सब पे भारी की बढ़ाई मारने वाले प्रधानमंत्री मोदी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और आर्मी के स्कर्ट, साड़ी या घाघरे के पीछे कैसे लड़ रहे हैं और किस पे कितने भारी हो रहे हैं, हो भी रहे हैं या नहीं, आज देश देख रहा है। फैक्ट तो ये है कि एक अकेली जो बीजेपी पे भारी पड़ रही है वो तो दरअसल ममता बनर्जी है, जो बिना डरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी हिम्मत, लोगों पर विश्वास और हौसले से लड़ रही है। जो इंसान सच बोलने से डरता हो और एजेंसियों के पीछे छुप कर लड़ता हो, वो इंसान डरा हुआ, फेक और कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। और मोदी जी की डिक्शनरी में डिग्निटी, वुमेन्स रिस्पेक्ट, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे शब्द कभी थे ही नहीं, या तो उन्हें कभी समझ आया ही नहीं। उनकी डिक्शनरी में तो सिर्फ वोट, सत्ता का लालच, घमंड, तानाशाही, दोस्तों को मदद, टैक्स पेयर की कमाई पे फॉरेन ट्रैवल, झूठ की फैक्ट्री, बेईमानी और महिला का अपमान ही लिखा है। तो कल को आपको ये पता चले कि इतने सारे हथकंडे अपनाने के बाद
इतनी सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने के बाद और ज्ञानेश कुमार को निचोड़ने के बाद अगर बीजेपी बंगाल इलेक्शंस जीत जाती है तो चौंकेगा मत, क्योंकि जब 91 लाख वोटर लिस्ट से बाहर होंगे, जब आर्मी सड़कों पर होगी और जब इलेक्शन कमीशन बीजेपी सरकार की टीम की तरफ से खेलेगा तो रिजल्ट वही आएगा जो मोदी जी ने अपनी स्क्रिप्ट में लिखा है। ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा इम्तिहान है और अगर बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाती है तो यही इलेक्शन लोकतंत्र की हत्या भी होगी। आज जो बंगाल की सड़कों पर हो रहा है वो देखकर भारत के हर नागरिक को अपने आप से 3 बड़े सवाल पूछने चाहिए। पहला सवाल, क्या 2026 में बंगाल की जनता अपनी मिट्टी की रक्षा कर रही है या फिर ये 91 लाख गायब वोटर्स और सिस्टम की सेटिंग मिलकर बंगाल का फैसला पहले से ही ले चुके हैं। आखिर बंगाल का असली विजेता कौन होना चाहिए, जनता या सिस्टम? दूसरा सवाल, अमित शाह जी देश के होम मिनिस्टर हैं या इलेक्शन मिनिस्टर? और होम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे अमित शाह का ध्यान सिर्फ और सिर्फ बंगाल इलेक्शंस पे क्यों है? क्या लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने और बंगाल में डिक्टेटर रूल्स तानाशाही लगाने के लिए ही होगा? क्या सत्ता की भूख देश की सुरक्षा से बड़ी हो गई है? और तीसरा सबसे कड़वा सवाल, क्या मोदी जी वाकई नारी शक्ति के हितैषी हैं या वो एक ऐसे पीएम है जो सिर्फ कैमरा के लिए प्रो वुमेन बनते हैं? एक तरफ वुमेन्स रिजर्वेशन का झूठ और दूसरी तरफ एक महिला चीफ मिनिस्टर को एजेंसी से कुचलना। क्या ये एक महान पीएम की निशानी है या फिर इतिहास उन्हें सबसे बड़े सेल्फिश, खुदगर्ज, मीन, मतलबी, कावर्ड, कायर और होपलेस, आशाहीन प्रधानमंत्री के रूप में याद करेगा? लेकिन हमें पता है कि बंगाल की जनता खेला का मतलब बहुत अच्छे से समझती है, जानती है। अमित शाह की 15 डे रेसिडेंसी, 15 दिन का बंगाल में निवास और मोदी जी की फेक सिंपैथी, नकली सहानुभूति क्या बंगाल का गर्व तोड़ पाएगी? ये फैसला अब वोटिंग बूथ पर शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार ने बंगाल को एक एक्सपेरिमेंट लैब, प्रयोगशाला बना दिया है? अगर आपको लगता है कि हमारी बातें आपके दिल तक पहुंच रही है और जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, वही सच, वही दर्द आपका भी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस आवाज को दबने मत दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर घर तक सच पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही बिना डरे सच बोलते रहें, ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी ताकत बनिए। कमेंट में अपने जज्बात, अपने जोश और अपने फ्रस्ट्रेशन को खुलकर जाहिर कीजिए, अपने विचार शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक ये बीजेपी की भूखी राजनीति और लोकतंत्र की हत्या का नंगा नाच ऐसे ही चलता रहेगा। नमस्कार।